एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड लेक्चर जिसका नाम है दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने एक ब्रीफ लिया था कि टैक्स कैलकुलेशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि टैक्स कैलकुलेशन करना अगर आप लोग को आ गई तो आप असेसमेंट ऑफ कंपनी, असेसमेंट ऑफ एनआर, असेसमेंट ऑफ एलएलपी जैसे टॉपिक्स आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, कल हम जब डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जब टैक्स कैलकुलेशन की बारी आती है तो टैक्स कैलकुलेशन के अंदर हमें चार बातों का बहुत ध्यान रखना होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पहला है टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम के बारे में ध्यान रखना है। दूसरा है टैक्स ऑन स्पेशल इनकम के बारे में ध्यान रखना है। और तीसरा जो आपको ध्यान रखना है वो है दैट इज एडिशनल टैक्सेस के ऊपर। और चौथा पोर्शन जो होगा वो होगा आपका दैट इज टैक्स बाय स्पेशल रिजीम। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टैक्सेशन ऑन नॉर्मल इनकम एज वेल एज टैक्स ऑन स्पेशल इनकम। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और फ्रेंड्स, जैसे आप सब जानते हैं मैंने आपके ऐप के अंदर ऑलरेडी नोट्स अपलोड कर दिए हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये नोट्स ऑलरेडी आपके पास है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। जैसे इसमें लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में, तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी इसका मतलब ये श्योर है कि आपके हाथ में टोटल इनकम का फिगर रेडी है। अगर आपने टोटल इनकम कंप्यूट कर लिया है तो ही हम टैक्स लायबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो जो हमारा मेन पार्ट है, फर्स्ट कहता है प्रोसीजर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में Before proceeding towards the tax liability, assessee has to compute first total income। तो टोटल इनकम वो कंप्यूट करेगा और टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए उसको सेक्शन 1 से 80 जाना है, प्लस कुछ एडिशनल इंटरनेशनल टैक्सेशन के सेक्शंस भी देखने पड़ सकते हैं अगर एप्लीकेबल है तो। जैसे एग्जीक्यूटिव में बिना इंटरनेशनल टैक्सेशन के प्रोविजन के ही आपने क्या कंप्यूट किया था, टोटल इनकम। पर यहाँ पे फाइनल के अंदर आपको कुछ हद तक इंटरनेशनल टैक्सेशन की प्रोविजंस अप्लाई करने होंगे तो ही जाके एक करेक्ट टोटल इनकम आपके सामने रिफ्लेक्ट होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब टोटल इनकम कैलकुलेट करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना होगा, मैं बात कर रहा हूँ टोटल इनकम कैलकुलेट करते वक्त। क्योंकि टोटल इनकम निकल चुकी हम मान रहे हैं, लेकिन फिर भी जब आप टोटल इनकम कंप्यूट कर चुके थे तो आपने क्या इन सारी बातों को ध्यान में रखा, इस चीज को जरूर देख ले। क्या है वो एक एक करके। सबसे पहले पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, उसमें लिखा है इनकम अर्न्ड बाय द असेसी के अंदर उसको सारी इनकम लेनी है एक्सेप्ट वो इनकम जो ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है उसको हटा दो। जो इनकम एग्जम्प्ट हो चुकी है उसको लेने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे पुरानी एक बात याद दिलाऊंगा। आपको याद होगा हमने जब फेस टू फेस क्लास में पढ़ा था तो हमने कुछ चीज पढ़ी थी, वो ये थी कि कैसे रिसिप्ट से लेके हम टोटल इनकम की तरफ बढ़ते हैं। रिसिप्ट से लेके आपके हाथ में आती है इनकम, इनकम के बाद आता है टैक्सेबल इनकम, और टैक्सेबल इनकम के बाद आपके हाथ में आती है टोटल इनकम। तो ये जो जर्नी है रिसिप्ट से लेकर टोटल इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी है। तो उसी केस में जब आप रिसिप्ट से लेकर टोटल इनकम की तरफ बढ़ते हैं तो आपको इन सारे पैरामीटर्स को चेक करना होगा। क्या एग्जम्प्टेड इनकम बाहर निकल चुकी है, क्या वो रिसिप्ट जो इनकम है ही नहीं क्या वो बाहर निकल चुकी है, क्या उसके बाद जो प्रोविजन है 1 से 80 वो सारे फॉलो हो चुके हैं, क्या क्लबिंग, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शंस ये सारे प्रोविजन फॉलो हो चुके हैं। तो इन सब बातों के बारे में आपको ध्यान रखना होगा, यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आगे है, अगर आपको एचयूएफ से कोई शेयर मिले, अब यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना, इफ यू आर द मेंबर ऑफ एचयूएफ और एचयूएफ ने प्रॉफिट अर्न किया, एचयूएफ अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट कर रही है और एचयूएफ अपनी टोटल इनकम पे टैक्स भी पे कर देती है। एचयूएफ टैक्स पे करने के बाद उस टोटल इनकम का कुछ हिस्सा आपको एज अ शेयर देती है क्योंकि आप उस एचयूएफ के मेंबर है। तो यू आर गेटिंग द शेयर फ्रॉम एचयूएफ। अब ये शेयर आपके लिए एग्जम्प्ट होता है। तो आपने अगर एग्जम्प्टेड इनकम पढ़ रखी है तो आपको ये बात पता होगी, लेकिन फिर भी ये इतना कॉमन है इसलिए हमने इसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है, अदरवाइज इसको जरूरत नहीं थी यहाँ पे लिखने की, क्योंकि एग्जम्प्टेड इनकम तो वैसे ही अलग हो जाती है। तो फिर भी हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि व्हेनेवर यू गेट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एचयूएफ इट विल ऑलवेज बी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2). 10 क्लॉज 2 के अंदर ये इनकम एग्जम्प्ट होगी, इस बात का जरूर ध्यान रखना। फिर उसी तरह से पैरेलल फेज में आता है फर्म। अब जब फर्म की बात करते हैं तो जब भी कोई फर्म अपनी इनकम अर्न करती है वो अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करती है और उस टोटल इनकम के ऊपर जब वो टैक्स लायबिलिटी निकाल लेती है फिर वो अपने पार्टनर्स को वो शेयर ऑफ प्रॉफिट देती है। तो जब पार्टनर को शेयर मिलता है प्रॉफिट का, कहां से, फर्म से, तो पार्टनर के हाथ में भी ये इनकम क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। तो वापस पार्टनर की टोटल इनकम इसको इंक्लूड मत करना, इट इज ऑलरेडी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज दैट इज क्लॉज 2A के अंदर। तो 10(2)A के अंदर ये एग्जम्प्ट हो जाता है। उसी तरह से अब बात होती है पार्टनर की कि पार्टनर को फर्म से शेयर मिल रहा था वो तो एग्जम्प्ट हो गया, लेकिन इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन जब मिलेगा तो वो एग्जम्प्ट नहीं है फ्रेंड्स, उसके ऊपर उस पार्टनर को टैक्स देना होगा। यानी whenever a partner is receiving an interest or remuneration
from firm, so in that case that interest of like remuneration will always be taxable in the hands of पार्टनर के हाथ में वो टैक्सेबल होगा। अब मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, पार्टनर जब उस इनकम को लेगा, इंटरेस्ट और रेमुनरेशन को, तो वो उसको कहां दिखाएगा? अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये कौन कहता है? ये सेक्शन 28 कहता है। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में वो उस इनकम को टैक्सेबल करेगा और उसी के थ्रू वो टोटल इनकम तक रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब जब पीजीबीपी आपने पढ़ा होगा या आप एग्जीक्यूटिव के कोर्सेज में जाके देख सकते हैं, जो आपने उस समय पढ़ा था उस नोट्स में, कि ये पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि फर्म ने जब इंटरेस्ट रेमुनेशन दिया तो फर्म ने अपने पीएनएल में कितने रुपए का डिडक्शन लिया। कहने का मतलब, इसका मीनिंग क्या हुआ? सपोज आई एम ए फर्म और आप सब मेरे पार्टनर हैं, तो मैं फर्म हूं और आप मेरे पार्टनर्स हैं, और मैं आप लोगों को इंटरेस्ट भी दे रहा हूं और रेमुनेशन भी दे रहा हूं। सपोज इंटरेस्ट दिया 1 लाख रुपए और रेमुनेशन दिया 2 लाख रुपए, मैंने 3 लाख रुपए आपको पे किए, तो ये 3 लाख रुपए एज अ फर्म मेरे लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है। तो जब ये 3 लाख रुपए को मैं पीएनएल में डेबिट करूंगा तो क्या होगा? मैंने तो डेबिट करके डिडक्शन ले लिया। अब आपके हाथ में 3 लाख रुपए आएंगे, तो आपके हाथ में 3 लाख रुपए क्या है? इनकम है। तो आपके हाथ में ये 3 लाख रुपए इनकम टैक्सेबल होंगी, और ये कहां होंगी? पीजीबीपी के अंदर, बिकॉज ऑफ सेक्शन नंबर 28 चार्जिंग सेक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या 3 लाख रुपए मुझे पूरा डिडक्शन मिल रहा है? तो इसके लिए पीजीबीपी के प्रोविजंस देखने पड़ेंगे। उसके अंदर सेक्शंस आते हैं 40 सबसेक्शन बी, तो उसमें एक लिमिट आती है। हो सकता है कि 3 लाख पूरे डिडक्शन मिल जाए, उस लिमिट के अंदर होगा तो मुझे पूरे 3 लाख रुपए डिडक्शन मिल जाएंगे। तो मैंने जितना डेबिट किया उतना ही आपको क्रेडिट भी करना है। मैंने 3 लाख का डिडक्शन लिया तो 3 लाख रुपए की इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। पर इन केस अगर मैंने 3 लाख रुपए का डिडक्शन नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? क्योंकि लिमिट 40B की मुझे अलाउ नहीं करती। तो मैंने 3 लाख की जगह पे जब मैं डेबिट करने गया तो 40B मुझे कहता है कि यू कैन नॉट डेबिट 3 लाख रुपीज एज अ डिडक्शन, यू कैन टेक डिडक्शन ऑफ ओनली रुपीज 2,50,000। सपोज अगर ऐसा लिमिट कहती है तो मैं 2,50,000 ही डेबिट करूंगा, जबकि मैंने पे कितना किया? आपको 3 लाख रुपए पे किए। 3 लाख रुपए पे करने के बावजूद भी मैं डेबिट सिर्फ 2.5 लाख रुपए ही कर पा रहा हूं, बिकॉज ऑफ लिमिट गिवन अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन बी। अब मैंने 2.5 लाख डेबिट किया, पर आपको मिला तो 3 लाख रुपए था। तो आपके मन में आ रहा होगा कि आपके लिए तो इनकम 3 लाख रुपए है, तो आपको 3 लाख रुपए पे ही क्या देना होगा? टैक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे समझने वाली बात है, आपके लिए तो इनकम 3 लाख रुपए है, लेकिन 3 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम नहीं है आपके लिए सिर्फ 2.5 लाख रुपए टैक्सेबल है। यानी जितना मैंने डिडक्शन लिया, मैंने जितना डेबिट किया, उतनी ही इनकम आप भी क्रेडिट करेंगे, इवन दो यू हैव रिसीव्ड 3 लाख रुपीज, बट यू विल क्रेडिट ओनली 2,50,000। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बात यहाँ इस टैक्स लायबिलिटी की नहीं है, ये टोटल इनकम को कंप्यूट करने वाले प्रोविजंस हैं जो ऑलरेडी पीजीबीपी, आपके दूसरे हेड्स या क्लबिंग, सेट ऑफ कैरी फॉर्वर्ड में अगर अलग अलग जगह पे आ सकते हैं। ये सब कुछ एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है। ये एक जस्ट रिकॉल करने के लिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे 5th टॉपिक की तरफ, शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एओपी एंड बीवाई। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। जिस तरह से एक एचयूएफ इनकम अर्न करती है, उसके ऊपर टैक्स लगता है, वो पार्टनर मेंबर्स को देता है, मेंबर के हाथ में वो एग्जम्प्ट, क्योंकि ऑलरेडी एचयूएफ ने टैक्स दे दिया। उसी तरह से फर्म एक इनकम अर्न करती है, फर्म उसके ऊपर टैक्स पे करती है, फर्म ने उस इनकम का शेयर अपने पार्टनर को दिया, पार्टनर के हाथ में वो शेयर हो गया एग्जम्प्ट। क्यों? क्योंकि फर्म ने ऑलरेडी उस पर टैक्स दे दिया। उसी तरह से जब एओपी अपनी इनकम अर्न करती है, उस पर जब टैक्स पे करती है, और जब वो इनकम का शेयर अपने मेंबर को देती है, तो मेंबर के हाथ में ये इनकम एग्जम्प्ट हो, ऐसा प्रोविजन अभी तक नहीं है। यानी मेंबर के हाथ में ये इनकम टैक्सेबल होगी। लेकिन अगेन इसमें हम जब 86 सेक्शंस रिबेट्स वाले पढ़ेंगे, तब मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊंगा इसके अंदर कि एक्चुअली प्रोविजन है क्या। पर मैं एक ब्रीफ कर दूं, एओपी जब भी कोई इनकम अर्न करेगी उसके ऊपर टैक्स पे करेगी, और उसके बाद जब वो इनकम का शेयर अपने मेंबर को देगी, तो मेंबर के हाथ में ये इनकम एग्जम्प्ट नहीं होती है, मेंबर के हाथ में ये इनकम टैक्सेबल होगी। अब वो टैक्स किस रेट से होगा, वो डिपेंड करेगा कि एओपी ने जब अपनी इनकम पे टैक्स दिया था तो रेट कौन सी इस्तेमाल की थी। एओपी ने क्या इंडिविजुअल वाली रेट इस्तेमाल करी थी, एओपी ने क्या मैक्सिमम मार्जिनल रेट यानी एमएमआर रेट इस्तेमाल करी थी, या एओपी ने हायर रेट इस्तेमाल करी थी। ये 3 तरह की रेट्स होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो एओपी ने कौन सी रेट का इस्तेमाल किया था अपनी इनकम पे टैक्स देने के लिए, उसको देखते हुए हम ये तय करेंगे कि मेंबर के हाथ में वो शेयर टैक्सेबल करना है या नहीं करना है। तो ये मैंने एक ब्रीफ दिया है, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम आगे के चैप्टर्स में जरूर पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 7।
सेक्शन नंबर 5 ये बहुत बेसिक सेक्शन है, एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है, अगेन ये इसका फाइनल लेवल का कोई लेना देना नहीं है। एक बेसिक सेक्शन ये है, आप देख सकते हैं, स्पेशल प्रोविजन फॉर द इंडिविजुअल्स गवर्न बाय पोर्चुगीज सिविल कोड। अगर हमारे भारत के किसी एक कोने में जहां पे कुछ लोग रहते हैं, अगर उन लोगों के ऊपर पोर्चुगीज सिविल कोड एप्लीकेबल होता है तो ऐसे लोगों को सेक्शन 5A जरूर पढ़ना चाहिए। बाकी रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को सेक्शन 5 का कोई लेना देना नहीं है। अब आप बोलेंगे ये पोर्चुगीज सिविल कोड किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो ये बेसिकली बहुत कम, बहुत लिमिटेड लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और ये भी वो लोग हैं जो बेसिकली सर्टेन पार्ट ऑफ गोवा में रहते हैं, वहां पे अभी फिलहाल वही है। बाकी और भारत के किसी भी देश में, सॉरी भारत के किसी भी कोने में ये एप्लीकेबल नहीं है, मतलब कोई ऐसा एसएससी नहीं है जिसके ऊपर पोर्चुगीज सिविल कोड लगता होगा। लेकिन कुछ सर्टेन पब्लिक अभी भी हैं गोवा में जहां पे इनके ऊपर पोर्चुगीज सिविल कोड एप्लीकेबल है। अब ऐसे लोगों को क्या ध्यान रखना है, ऐसे लोगों को सरकार ने कहा है कि देखिए भाई, तुम्हारी जितनी भी इनकम है, मतलब ऐसे लोग यानी या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे, यानी एसएससी या उसके स्पाउस की बात हो रही है कि जो भी है पर्सन, इंडिविजुअल की बात हो रही है कि आप जो भी इनकम अर्न करते हैं उसमें से 2 भाग कर लीजिए, सैलरी इनकम को अलग कर दीजिए और अदर देन सैलरी इनकम को अलग कर दीजिए। सैलरी इनकम तो जिसकी जो है वो उसी के हाथ में टैक्सेबल करे। अगर एक वुमन ने सैलरी इनकम अर्न करी है तो वो उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी, एक मेल पर्सन ने अगर सैलरी इनकम अर्न करी तो उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी। लेकिन सैलरी के अलावा अगर कोई दूसरी इनकम है, अगर उसने अर्न करी है, तो वो इनकम हस्बैंड वाइफ में इक्वल प्रोपोर्शनेट में डिवाइड हो जाएगी, ऐसा सेक्शन 5A कहता है। तो देखिए है थोड़ा अलग टॉपिक कि भाई सैलरी इनकम को तो कोई पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है, जिसकी है उसी के हाथ में जाएगी। लेकिन अदर देन सैलरी इनकम की अगर बात होती है तो वो इनकम हस्बैंड वाइफ दोनों के हाथ में इक्वली पार्टीशन की जाएगी, अपॉर्शन की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक बेसिक चीज देखो, हम यूं जानते हैं कि टोटल इनकम हम निकालेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, फिर दूसरे सारे एडजस्टमेंट्स, प्रोविजन सारे करके हम टोटल इनकम निकाल लेंगे। लेकिन ये कुछ जनरल बातें थी जो हमारे क्वेश्चंस में आमतौर पर रिफ्लेक्ट होती रहती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले कवर करना थोड़ा इसको समझा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसमें नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ कि हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कैसे होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्लास में जब फेस टू फेस पढ़ा तब भी मैंने एक बात फोकस की थी, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रेजेंटेशन। आप जितना नीट एंड क्लीन और अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे उतने ज्यादा मार्क्स आप निकालेंगे। तो ये प्रेजेंटेशन के अंदर जब भी क्वेश्चन आएगा, टोटल इनकम का टेबल अलग होगा और टैक्स लायबिलिटी का टेबल अलग होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर टोटल इनकम रेडीमेड दे रखी है तो टोटल इनकम का टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ टैक्स लायबिलिटी का टेबल बनाना होगा। लेकिन अगर टोटल इनकम की टेबल या टोटल इनकम का फिगर नहीं दे रखा है, आपको अलग अलग हेड्स की इनकम दे रखी है, डिडक्शंस के प्रोविजंस भी दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप टोटल इनकम की टेबल फॉर्मेट बनाएंगे। अब टोटल इनकम की फॉर्मेट कैसी होती है, तो बहुत सिंपल है, आपके सामने आप देख सकते हैं। सबसे पहले वही हेडिंग होगा, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमारे हाथ में क्या आ जाएगा, हमारे हाथ में आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई जिसको हम कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम के बाद हम उसमें से माइनस करेंगे डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से। ये चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 से का डिडक्शन का मतलब वो सेक्शन जो 80C से 80V के अंदर कवर करते हैं, उनके डिडक्शन हम माइनस करेंगे। और उनके डिडक्शन जैसे हम माइनस करेंगे, हमारे हाथ में क्या आ जाएगा, हमारे हाथ में आ जाएगा टोटल इनकम। और ये टोटल इनकम हमेशा राउंड ऑफ होनी चाहिए मल्टीपल ऑफ 10, मतलब अगर 5 या उसके ऊपर है तो आप उसको नेक्स्ट मल्टीपल यानी 0, लास्ट डिजिट हमेशा 0 में दिखनी चाहिए। अगर 5 से नीचे है तो उसको नंबर, जैसे सपोज 30,531 रुपीज है तो 1 को इग्नोर करो, उसको 30 कर दो। 37 रुपीज है तो उसको 40 कर दो, सिंपल सी बात है। अब जो इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है, ये बात बहुत ध्यान रखनी है, आपने हेड्स बनाया, आपने टेबल बनाई, हेड्स में आप सारे सारे फिगर्स लिख रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स जब भी आप ये टेबल बनाएंगे, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस टेबल में कोई भी वर्किंग नहीं करेंगे। जैसे सपोज सैलरी इनकम के बारे में बोल रखा है कि एक एसएससी है जो महीने के 25,000 रुपए कमाता है, तो आपने डायरेक्ट 25,000 रुपए मल्टीप्लाई 12 कर दिया और उसका फिगर लिख दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आप यहाँ पे इस टेबल के अंदर वर्किंग नहीं करेंगे, आप वर्किंग नोट का कॉलम अलग बनाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर के पास एक वर्किंग नोट करके लिख के यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हैं, और उस नंबरिंग के हिसाब से आप वहां पे कैलकुलेशन दिखाइए और उसका फिगर फिर वहां रिफ्लेक्ट कीजिए।
तो ऑल द वर्किंग शुड बी इन वर्किंग नोट, नॉट इन द मेन टेबल। वर्किंग नोट का जो फाइनल आंसर होगा वो आपके मेन टेबल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर जब आप वर्किंग कर रहे हैं, आपने सारी इनकम्स निकाल ली, अगर मान लीजिए कोई इनकम नेगेटिव आ रही है यानी लॉसेस का केस है, तो आपको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर के प्रोविजन लगाने पड़ेंगे। तो बिल्कुल सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन, सेट ऑफ सब कुछ प्रोविजन इनकॉर्पोरेट हो जाने के बाद क्या आंसर आता है, वही आंसर यहां आउटर कॉलम में रिफ्लेक्ट करने हैं। उदाहरण के तौर पे हाउस प्रॉपर्टी में आपको लॉस है 1 लाख रुपए का, ऐसा आपने वर्किंग नोट नंबर 2 में कैलकुलेट किया। अब सैलरी में आपके पास पहले से 5 लाख की इनकम पड़ी हुई है, वर्किंग नोट में 1 ने कैलकुलेशन करके बताया कि सैलरी में 5 लाख की इनकम है और हाउस प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पे सपोज 1 लाख रुपए का लॉस है। तो आप यहाँ पे मेन टेबल में आउटर कॉलम में -1 लाख नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि मैं मना कर रहा हूं, आउटर कॉलम में नेगेटिव फिगर्स शो नहीं होते हैं। अब क्या करेंगे आप वर्किंग नोट नंबर 2 में लिखेंगे कि सिंस हाउस प्रॉपर्टी हैज अ नेगेटिव इनकम दैट इज लॉस ऑफ 1 लाख, इट विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी। तो अब क्या होगा, नाउ द इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इज 0 बिकॉज उस नेगेटिव लॉस को आपने कहां शिफ्ट कर दिया, आपने सैलरी के अंदर शिफ्ट कर दिया। तो सैलरी का जो वर्किंग नोट नंबर 1 था अब उसमें मॉडिफाइड हो जाएगा, उसमें क्या आएगा, 5 लाख की इनकम में से सेट ऑफ फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 लाख, तो नाउ नेट रिजल्ट इज 4 लाख। तो आपके वर्किंग नोट नंबर 1 का फाइनल आंसर क्या हुआ, 4 लाख, और वही 4 लाख आपके यहां पे जाके सैलरी के आउटर हेड का पार्ट बन जाएगा। और हाउस प्रॉपर्टी का क्या बन जाएगा, नेगेटिव, यानी सॉरी 0, नील फिगर, नील, नेगेटिव नहीं। क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है ऑल द फिगर्स ऑफ द हेड्स आर इंक्लूसिव ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड क्लबिंग, और सेकंड नोट में लिखा है हमने फाइनल इनकम ऑफ हेड्स इन आउटर कॉलम कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव फिगर्स विल बी शोन इन वर्किंग नोट दैट सच विल बी कैरी फॉरवर्ड। यानी अब दूसरा एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए सैलरी की इनकम है 2 लाख रुपए, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 3 लाख रुपए। अब क्या करोगे, तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जब 3 लाख रुपए नेगेटिव में आ रही तो आप क्या लिखोगे, वही कि सिंस इट इज अ नेगेटिव इनकम इट विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी। पर सैलरी का वर्किंग नोट नंबर 1 क्या दिखा रहा है, सिर्फ 2 लाख की पॉजिटिव इनकम दिखा रहा है। तो आप लिखेंगे उस वर्किंग नोट 2 में कि 3 लाख इज अ नेगेटिव इनकम दैट इज लॉस, तो अप टू 2 लाख रुपीज विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी, बट रिमेनिंग 1 लाख रुपी विल बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। ऐसा हम अज्यूम करें कि दूसरे और कोई हेड में इनकम नहीं होगी, सिर्फ सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो 2 लाख तक के लॉसेस को आप भेज दिए सैलरी में, अब सैलरी की इनकम हो गई 0 और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी हो गई 0। क्यों? क्योंकि 3 लाख के लॉस में से 2 लाख का लॉस तो चला गया। अब जो बाकी का 1 लाख लॉस बचा है तो आप वो आउटर कॉलम में -1 नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आप आउटर कॉलम में नेगेटिव फिगर नहीं दिखा सकते। आपको सैलरी 0 दिखानी, क्योंकि पॉजिटिव थी 2 लाख लॉस एडजस्ट हो गया तो 0 तो वैसे ही हो गई, और हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख नेगेटिव था, 3 लाख में से 2 लाख शिफ्ट हो चुका है, बचा 1 लाख, वो 1 लाख की जगह भी आपको क्या दिखाना पड़ेगा, नील। और वो 1 लाख का क्या होगा, वो आपने नरेशन लिख दिया नीचे वर्किंग नोट में, इट इज बीन कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। अब अगले साल जब भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी उसके साथ उसको अपन एडजस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये जस्ट अगेन एक ब्रीफ था, ताकि टोटल इनकम की टेबल आप जब बनाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये अगेन मैं बता रहा हूँ, ये सब एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, अगेन फाइनल का इसका कोई लेना देना नहीं। क्वेश्चन इतने स्मार्टली आएंगे एग्जाम्स में, आपकी एक एक चालाकी देखी जाएगी कि आपने कितना स्मार्टली क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसीलिए मैंने टोटल इनकम के ऊपर ही 10 मिनट आपको बता दिया, ताकि आप जब प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब फाइनली जब टोटल इनकम हम निकाल चुके हैं, तो टोटल इनकम निकालने के बाद अब ये टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी होगी। तो फ्रेंड्स देखिए हमने क्या किया, हमने टेबल बनाई है। अब ये टेबल आपको सीएस बनने तक याद रखनी है, मैं तो कहूंगा इनफैक्ट फ्यूचर प्रोफेशनल लाइफ में भी याद रखना। इस टेबल को कभी मत भूलना तब तक जब तक एक्ट खुद अपनी कंप्यूटेशन चेंज नहीं कर लेते, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है। इस डेकोरम को आप चेंज नहीं करेंगे। आप इसको जब तक अपने दिमाग में रखेंगे आप कभी भी दिक्कत में नहीं आएंगे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन करने में, ये मेरी गारंटी, आप सुन लीजिए इस बात। अब देखिए हम चल रहे हैं सबसे पहले फिगर पे, क्या लिखा हुआ है। जब हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी करते हैं, हम जब टेबल बनाएंगे, टेबल बिल्कुल ऐसी बनेगी हमारी, सेम टू सेम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, वर्किंग नोट का कॉलम और फिर अमाउंट का कॉलम। अब ये जो पर्टिकुलर्स का कॉलम है, इस पर्टिकुलर कॉलम में सबसे पहले हम जो लिखने जा रहे हैं वो है टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। फ्रेंड्स ये देखिए, यस नॉर्मल इनकम हम लिखेंगे वर्ड। अब ये क्या होता है, आज वही हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि टोटल इनकम के 2 भाग हो जाते हैं, 2 पार्टीशन, एक नॉर्मल इनकम, एक स्पेशल इनकम। तब तक से ये था कि अच्छा करेंगे पार्टीशन, पर ये होगा कैसे, आज उन्हीं को पढ़ना है। अब देखिए टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, ब्रैकेट में मैंने अगेन कुछ लिखा है, इंक्लूडिंग
एग्रीकल्चर इनकम इफ वर्किंग नोट 2 इज एप्लीकेबल। अब ये क्या मतलब होता है ये मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा, लेकिन अब थोड़ी देर के लिए आप इस ब्रैकेट वाली चीज को इग्नोर कर दीजिए। हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट को देखते हैं कि टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम को हमें कैलकुलेट करना है। उसके कैलकुलेशन करने के लिए हमारे सामने क्या है, वर्किंग नोट नंबर 1A, और वहां से हमें फिगर मिल जाएगा। अब वर्किंग नोट 1A ने आपने पूरा सिखा दिया जाएगा कि ये आप टैक्स कैसे निकालोगे। आप तो बस ये ध्यान रखिए कि आपने नॉर्मल इनकम पे टैक्स निकाला, उसका फिगर आया, उस फिगर को आपने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया। फिर जब टोटल इनकम का एक हिस्सा नॉर्मल इनकम है तो ऑब्वियसली दूसरे हिस्से का नाम क्या हो जाएगा, स्पेशल इनकम। पर एक सेग्रीगेशन हम सीखने वाले हैं। अब जो सेग्रीगेशन में दूसरा पार्ट है हमारे पास स्पेशल इनकम का, उस पर भी हम टैक्स निकालेंगे। उसका टैक्स निकालने के लिए हमारे पास वर्किंग नोट नंबर 1B है। ये 1B आपको बताएगा कि स्पेशल इनकम पे टैक्स कैसे निकाली जाती है, तो उसका टैक्स भी यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों टैक्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दोनों टैक्स को ऐड करने के बाद हमारे पास जो फिगर आएगा उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे लेस टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। इंटीग्रेटेड स्कीम कहा जाता है फ्रेंड्स। अब इस बात को समझना, हमने क्या माइनस किया है, लेस टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। हमने ऐसा क्यों किया, एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जम्प्ट होती है, तो जब एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है तो फिर माइनस करने की क्या जरूरत हो गई। अब आप समझिएगा फ्रेंड्स, हमने जो कंसेप्ट तैयार किया था, हमने कंसेप्ट ये तैयार किया था कि हमारी जो रिसिप्ट्स होती हैं, रिसिप्ट्स इनकम बनती है, इनकम से टैक्सेबल इनकम बनती है और टैक्सेबल इनकम से टोटल इनकम। तो अब अगर रिसिप्ट इनकम है और वो इनकम अगर एग्जम्प्टेड नहीं है तो वो टैक्सेबल इनकम में चली जाएगी। तो एग्जम्प्टेड इनकम तो निकल गई, बाकी की बची हुई सब टैक्सेबल इनकम। इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस क्या है, ओनली एग्जम्प्टेड इनकम। तो अगर मेरे हाथ में 4 लाख रुपए की इनकम है, उसमें से अगर सपोज 1 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम है, वो तो ऑलरेडी एग्जम्प्ट है, तो वो 1 लाख तो अलग निकल गया, तो बचे 3 लाख रुपए क्या हो गए, टैक्सेबल। और वही प्रोसेस आगे चलेगा, टोटल इनकम तक पहुंचेगा। मेरे हाथ में टोटल इनकम जो पहुंचेगी, तो क्या उस टोटल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूडेड है क्या, नहीं, नहीं है ना इंक्लूड। तो जब मेरी टोटल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड नहीं है, फाइन, अब मैं टोटल इनकम पे टैक्स निकालूंगा, मतलब मैंने एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स निकाला ही नहीं है, क्योंकि वो तो एग्जम्प्ट थी, मैंने इसको पहले ही बाहर कर दिया। तो जब मेरी एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगा है, तो अब मैं माइनस क्यों कर रहा हूं, दिस इज द क्वेश्चन। हो सकता है आप में से काफी स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी, क्योंकि आपने एग्जीक्यूटिव में ये चैप्टर पूरा पढ़ा है। ये पूरा एक चैप्टर है एग्रीकल्चर इनकम, और आपके फायदे के लिए मैं बता दूं, ये चैप्टर वापस मैं रिपीट करने वाला हूं आज। देखो, मेरे लिए तो एक ही चैप्टर है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। इसके अंदर जितने वर्किंग नोट है, ये अपने आप में एक छोटे छोटे चैप्टर्स की तरह है। स्पेशल इनकम अपने आप में एक चैप्टर है, पर हमने इसको वर्किंग नोट में रखा है। हम इसी चैप्टर में इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। हम ये सारी चीज एग्रीकल्चर इनकम के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है एग्रीकल्चर इनकम, कैसे बाइफर्केशंस करते हैं, क्यों उसको ऐड करते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। पर फ्रेंड्स, आप ये बताइए, ये हर किसी के दिमाग में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए कि आखिर हमने एग्रीकल्चर इनकम के टैक्स को माइनस क्यों किया। जब एग्रीकल्चर इनकम हमारे टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं है, तो उसके ऊपर टैक्स लगा ही नहीं। तो जब एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा ही नहीं, तो फिर एग्रीकल्चर इनकम के टैक्स को माइनस क्यों किया जा रहा है। अगर गलती से एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लग जाता तो क्या होता, तो हमें एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स माइनस करना पड़ता। पर हमारे यहाँ तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा ही नहीं है ना, तो जब टैक्स ही नहीं लगा है तो माइनस क्यों किया। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, ताकि जब तक ये सवाल आपके अंदर नहीं आएगा, इसका आंसर कैसे मिलेगा। तो you all should know this, why this agriculture income tax has been deducted, इसका आंसर ढूंढना है हमें सबको। अब मैं आपको बताता हूं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पूरी होने पे एग्रीकल्चर इनकम को हम हमारी नॉर्मल इनकम में जोड़ते हैं। किसमें, नॉर्मल इनकम में, यानी टोटल इनकम में नहीं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं वर्किंग करके बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मेरी टोटल इनकम 7 लाख है, 7 लाख रुपीस, और जब मैं टोटल इनकम जो 7 लाख रुपए, उसको जब मैं बाइफिकेट कर रहा हूं, तो मेरी नॉर्मल इनकम सपोज आती है 5 लाख, तो बची हुई स्पेशल इनकम कितनी आएगी, 2 लाख। तो कुल मिला के टोटल इनकम 7 लाख, उसमें से बाइफिकेशन किया, 5 लाख हो गई मेरी दैट इज नॉर्मल इनकम, 2 लाख हो गई मेरी दैट इज स्पेशल इनकम। अब क्या, अब स्पेसिफिक कुछ कंडीशंस थी जो कि पूरी हो गई। उसके पूरे होने पे मेरे हाथ में अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम है, सपोज मेरे हाथ में एग्रीकल्चर इनकम 1 लाख रुपए की थी,
तो वो 1 लाख रुपए की इनकम मुझे किस में जोड़नी है? नॉर्मल इनकम में, यानी 5 लाख में। अब मैं 5 लाख में नॉर्मल इनकम में वो एग्रीकल्चर इनकम जोड़ दूंगा। अब मेरी नॉर्मल इनकम का फिगर बढ़ गया, कितना हो गया? 6 लाख। अब मुझे टैक्स किस पे निकालना है? 6 लाख। आई बात समझ में फ्रेंड्स? तो अब मैं 6 लाख रुपए पे टैक्स निकाल रहा हूं। तो ये 6 लाख रुपए पे जब मैं टैक्स निकालूंगा, अब वापिस ऊपर वाली बात देखिए, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम ब्रैकेट में इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम इफ एप्लीकेबल। तो जैसे स्पेसिफिक कंडीशन पूरी होगी तो मुझे जोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने वहां पहले ही लिख दिया था कि एग्रीकल्चर इनकम को इंक्लूड करते हुए आपको नॉर्मल इनकम पे टैक्स निकालना होगा। तो अब मैं जब 6 लाख पे टैक्स निकालूंगा तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इनकम पे भी तो टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूं। तो मैंने एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स कैलकुलेट किया, इंक्लूडिंग 5 + 1 मिला के 6 लाख पे जो टैक्स कैलकुलेट किया, तो 6 लाख पे टैक्स तो यहां ऊपर वाले फिगर में आ गया। अब यहां पे इस वर्किंग नोट नंबर 2 मुझे क्या करवाएगा? अब वर्किंग नोट नंबर 2 मुझे कह रहा है कि आपने जो 1 लाख की एग्रीकल्चर इनकम ली थी ना, उस 1 लाख की एग्रीकल्चर इनकम पे जितना भी टैक्स बनेगा वो आप यहां माइनस कर दें। सुनने में थोड़ा ट्रिकी लगता है, एग्जाम्पल लेंगे तो पूरा क्लियर होगा। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये तो मैं सिर्फ टेबल क्या कह रहा है मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद वर्किंग नोट नंबर 1A पहले सॉल्व होगा, फिर 1B सॉल्व होगा, फिर 2 सॉल्व होगा। तो प्लीज डोंट पैनिक, अभी टेंशन मत लेना इन चीजों पे कि सर ये तो क्या हो रहा है, समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल लेके पूरा, इनफैक्ट मैं आपको एक और बात बता दूं, इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं। मैं आज ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपके ऐप में एक असाइनमेंट का भी ऑप्शन आता है, अगर आप उसमें जाएंगे आपके बैच में तो उसमें बहुत सारे आइकन्स आपको मिलेंगे, उसमें एक असाइनमेंट ऑप्शन भी मिलेगा। तो मैं एक असाइनमेंट देने वाला हूँ, वो असाइनमेंट में क्या होगा? न्यूमेरिकल्स, और उसके सॉल्यूशंस नहीं है उसमें, उसमें 3-4 न्यूमेरिकल्स हैं। तो आज जो भी हम पढ़ रहे हैं मैंने वो क्वेश्चन डिजाइन किए और वो क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट के रूप में दूंगा। कल क्लास शुरू होने से पहले, जब भी मैं कल शाम को आपको वापस क्लास दूंगा, उसके पहले पहले मुझे आपके असाइनमेंट के आंसर्स चाहिए, ताकि कल की क्लास में वो सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे। गॉट दिस फ्रेंड्स? तो ये बात ध्यान रखना, मैं आज असाइनमेंट रात तक आपको दे दूंगा और आपको क्या करना है, उस असाइनमेंट को सॉल्व करना है, सॉल्यूशंस करने हैं, सॉल्यूशंस के पिक्चर्स लेने हैं या उसकी पीडीएफ बना देना और वापस ऐप में अपलोड कर देना। ऐप में आप डाल सकते हो, आपको कहीं और देने की जरूरत नहीं। तो आप असाइनमेंट वहां से लेके उसको सॉल्व करेंगे, जो भी सॉल्यूशन उसकी कैमरा से पिक लेके या फिर उसकी पीडीएफ बना के आप मुझे दे सकते हैं। गॉट इट? तो चलिए, तो बस एक ब्रीफिंग टेबल रीड कर रहा हूं मैं। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, टैक्स आ जाएगा, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, उसका टैक्स आ जाएगा, दोनों टैक्स को जोड़ दिया, फिर उसमें से माइनस करेंगे लेस टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। अब लेस टैक्स ऑन एग्रीकल्चर हो जाने के बाद क्या होगा? उसके बाद जो फिगर आएगा उस फिगर का नाम होगा ग्रॉस बेसिक टैक्स। ग्रॉस बेसिक टैक्स, ये बेसिक टैक्स है, सबसे नॉर्मल यानी बेसिक, और उसको हम बोल रहे हैं ग्रॉस। ग्रॉस वर्ड देने के पीछे रीजन ये था क्योंकि अब इसके नीचे माइनस जो होगा वो होगा रिबेट। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, 87A की रिबेट माइनस करनी। अगेन ये कैसे कैलकुलेट होगी? तो वर्किंग नोट नंबर 3 है ना, पढ़ेंगे उसके अंदर पूरा डिटेल में। रिबेट 87A माइनस हो जाने के बाद हमारे हाथ में जो बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग नेट बेसिक टैक्स। नेट बेसिक टैक्स, क्योंकि ग्रॉस में से रिबेट माइनस हो गया तो बच गया नेट बेसिक टैक्स। अब इस नेट बेसिक टैक्स में हम क्या ऐड करेंगे? हम ऐड करने वाले हैं, हम ऐड करेंगे सरचार्ज को। हम सरचार्ज को ऐड करेंगे फ्रेंड्स, और ये जो सरचार्ज है हमारे पास, अब इस सरचार्ज में हमें ब्रैकेट में क्या लिखा है? विथ ऑब्लिक विदाउट मार्जिनल रिलीफ। अब ये क्या चीज लिखी है मैंने? विथ और विदाउट मार्जिनल रिलीफ। फ्रेंड्स यही भी एग्जीक्यूटिव का टॉपिक है, लेकिन यहां पे फाइनल में वापस मैं लेने वाला हूं, क्योंकि आई डोंट वांट दैट कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में रत्ती भर भी एरर आपकी हो। मार्जिनल रिलीफ क्या होती है, किसको देनी है, कैसे देनी है, कैसे कैलकुलेट होगी, ये सब कुछ आपको वर्क नोट नंबर 4 में पढ़ने को मिलेगा। और इनफैक्ट मैं सारे एग्जांपल लेके भी सॉल्व कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो हमें सरचार्ज ऐड करना है। कहां ऐड करना है? जस्ट नेट बेसिक टैक्स के ठीक नीचे। नेट बेसिक टैक्स आया, उसके नीचे आप सरचार्ज ऐड करेंगे। सरचार्ज ऐड किस रेट से होगा, कितना होगा, कब होगा और कब नहीं होगा, सब कुछ वर्किंग नोट नंबर 4 में आएगा। सरचार्ज जोड़ते ही अब आपके हाथ में जो टोटल आएगी उस टोटल का नाम हो जाएगा, उसका नाम होगा बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज। उसका नाम होगा बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज। अब उसका नाम बदलना है। नेट बेसिक टैक्स तो अब तक था, सरचार्ज जुड़ गया, अब नाम हो गया बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज।
अब बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज के बाद फिर हम एक चीज और जोड़ेंगे। अब क्या जोड़ेंगे उसके अंदर? हम जोड़ेंगे हायर एजुकेशन सेस। अब ये हायर एजुकेशन सेस जिसको हम HEC भी कहते हैं, इनकी रेट्स अब तो पहले 3% थी, 2+1 अब तो 4% हो गई है। लेकिन खैर ये भी हम सब वर्किंग नोट नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये हायर एजुकेशन सेस कितना है और कैसे जोड़ना है। तो ये हायर एजुकेशन सेस जोड़ने के बाद हमारे हाथ में जो फिगर होगा फ्रेंड्स, उसको हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ग्रॉस टैक्स। दिस इज फिगर कॉल्ड एज ग्रॉस टैक्स। ये हमारी मेहनत का सबसे पहला पार्ट होगा। यहां तक की मेहनत आपको करनी है और आज कोशिश करूंगा कि मैं यहां तक के टॉपिक आपको समझा पाऊं। तो फ्रेंड्स ये ग्रॉस टैक्स तक के टॉपिक को हमें कंप्लीट करना है। एक बार ग्रॉस टैक्स आपने निकाल लिया तो मतलब ये मान लीजिए 50% आपका काम खत्म हो गया, क्योंकि इसके बाद जो अगला पार्ट शुरू होने वाला है वो और इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या लिखा है, मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता दूं। कंपेयर, क्या लिखा है? कंपेयर ग्रॉस टैक्स विथ मैट और AMT। मैट और AMT के साथ कंपेयर करना है आपको। किसको? ग्रॉस टैक्स को। और कंपेयर करने के बाद कंपेयर कैसे करेंगे? वर्किंग नोट नंबर 6 बताएगा। अब बता दो वर्किंग नोट नंबर 6 क्या है? वर्किंग नोट नंबर 6 भी अपना एक नया चैप्टर ही है जिसको हम बोलते हैं मैट और AMT। मैट दैट इज आप सब जानते हैं मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, और AMT अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। तो ये दो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। इन दो टैक्सेस को हम कंपेयर करेंगे हमारे ग्रॉस टैक्स से, और कंपेयर करने के बाद हम एक फाइनल टैक्स उठाएंगे और उसका नाम क्या हो जाएगा? फाइनल ग्रॉस टैक्स। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स लोग कहते हैं कि सर टैक्स लायबिलिटी आ गई, समझ में आ गया, सब कुछ है। मैट अगर उनसे पूछो मैट आता है, बोले सर मैट छोड़ दो, मैट हमने नहीं पढ़ा। अब बताओ जिस बच्चे ने मैट नहीं पढ़ा टैक्स लायबिलिटी कैसे पढ़ी उसने? क्योंकि अभी तो टैक्स लायबिलिटी का टेबल खत्म भी नहीं हुआ है। टैक्स लायबिलिटी के टेबल का सबसे बड़ा पार्ट है ग्रॉस टैक्स के बाद कंपैरिजन ऑफ ग्रॉस टैक्स विद मैट एंड AMT। जब इसके साथ हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के बाद ही तो हम आगे बढ़ पाएंगे और हम निकाल पाएंगे कि हमारा ग्रॉस टैक्स क्या है, ग्रॉस फाइनल टैक्स क्या है। तो ये फाइनल ग्रॉस टैक्स निकालने के लिए आपको मैट और AMT आना होगा। जिस स्टूडेंट को मैट और AMT नहीं आता या वो एग्जाम में छोड़ के जाता है तो ये मान के चलना कि वो डेफिनेटली फाइनल टैक्स नहीं निकाल पाए। ये तो वही बात हो गई ना, अगर आपने PGBP और हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर छोड़ दिया या PGP कैपिटल गेन चैप्टर छोड़ दिया, आपको लगता है कि वो दो हेड्स मुझे नहीं पढ़ने, तो वो दो हेड के बिना क्या टोटल इनकम कभी कंप्यूट हो सकती है क्या? अब वो तो लक बाय चांस हो गया कि जो क्वेश्चन आया उसके अंदर ये दो हेड के कोई टॉपिक ही नहीं है, दो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, फिर तो ठीक है आपकी किस्मत अच्छी थी। अदरवाइज अगर ये दो हेड्स पर छोड़ दोगे तो टोटल इनकम नहीं निकाल पाओगे। तो कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम टेबल तो वही सॉल्व कर पाएगा जिसको सारे हेड, सारे एडजस्टमेंट्स, क्लबिंग सेट ऑफ, वो सब टॉपिक आते हैं। तो उसी तरह से मैट और AMT भी कोई डिफरेंट नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी। अगर आपने वो पढ़ा है तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट फाइनल ग्रॉस टैक्स उन्हीं को कंपेयर करने के बाद होता है। और एक बार फाइनल ग्रॉस टैक्स आ गया फिर आता है आपका रिबेट एंड रिलीफ, जिसमें 86 जिसकी मैं बात कर रहा था AOPBY की, 86 यहाँ पे आएगा, 89 आएगा, 90, 90 या 91। नाउ 90, 90, 91 जानते हैं किसका होता है? DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये हुआ ना इंटरनेशनल टैक्सेशन का टॉपिक, और ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये टॉपिक यहाँ पे लिंक होगा तब जाके आप टैक्स लायबिलिटी निकाल पाओगे। तो अगेन DTAA इज ऑल्सो द वाइटल इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑल्सो, अगर हम DTAA की बात करें तो। उसी तरह से 115 JB, JD ये सारे सेक्शंस पढ़ेंगे हम रिबेट रिलीफ में। तो ये रिबेट रिलीफ आप फाइनेंस करोगे तो जाके आपके हाथ में आएगी नेट टैक्स लायबिलिटी। और इस नेट टैक्स लायबिलिटी के बाद ऐड होगा इंटरेस्ट। आपको सारे इंटरेस्ट जोड़ने जितने भी 234 A, B, C, D, E, F में लगते हैं। इंटरेस्ट जोड़ने के बाद जो फिगर आएगा उसका नाम होगा टैक्स प्लस इंटरेस्ट। और इस टैक्स प्लस इंटरेस्ट के बाद आपको माइनस करना है आपने जितने भी प्रीपेड टैक्सेस आपने पे कर रखे हैं, TDS, TCS, एडवांस टैक्स, जो भी आपने पे कर रखा है वो सब माइनस करो। बाकी का जो बैलेंस बचेगा वो कहलाएगा दैट इज अमाउंट पेएबल, और अगर नेगेटिव आता है तो रिफंडेबल। तो फ्रेंड्स ये जो आप टेबल देख रहे हैं एक पेज पे, ये पूरी टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये टेबल आपने समझ ली पूरी की पूरी, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी एंगल से आप टैक्स लायबिलिटी में कहीं रोक सकते हैं। टैक्स लायबिलिटी आपकी परफेक्ट हो जाएगी। और मैं कहता हूं कि यही सेम टू सेम लेक्चर हम लोग डिलीवर करते हैं CA फाइनल वाले को भी। ऐसा नहीं है कि CA फाइनल वाले टैक्स लायबिलिटी अलग ढंग से निकालते हैं, प्रोसीजर एक्ट सबके लिए सेम है। तो आपको भी वही करना है जो वो लोग कर रहे हैं, और उनको भी वही करना है जो आप लोग कर रहे हैं। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वही उन्हीं को पढ़ा रहा हूँ, उनके लिए भी सेम टेबल बनती है, सेम फॉर्मेट, सेम कैलकुलेशन, सब कुछ सेम। तो दिमाग में ये टेबल बिठानी है। मैंने अभी तक टेबल का एक भी पॉइंट समझाया नहीं है, मतलब
पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, ये बात ध्यान रखना। हम सिर्फ टेबल को रीड कर रहे हैं कि हम जो टॉपिक अब आने वाले टाइम में पढ़ रहे हैं उसमें हम क्या क्या देखेंगे। नॉर्मल इनकम के बारे में सुनेंगे, उसके टैक्स के बारे में सुनेंगे, फिर हम स्पेशल इनकम के बारे में सुनेंगे, उसके टैक्स के बारे में, एग्रीकल्चर इनकम के बारे में, रिबेट रिलीफ के बारे में, हम 87A की रिबेट के बारे में पढ़ेंगे, हम इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, और भी सरचार्ज वगैरह ऐसे बहुत सारे टॉपिक है। तो ये सारे वर्किंग नोट अब एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपके दिमाग में पिक्चर बहुत क्लियर है। सबसे पहले हर हालत में हमारे हाथ में क्या होनी चाहिए, टोटल इनकम, और उस टोटल इनकम को लेके हम चलेंगे टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन की तरफ। अब फ्रेंड्स, अब देखिए क्या करना है हमें। अब हम टोटल इनकम की जब दो पार्टीशन की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम ये दो बाइफिकेशन कैसे करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम सही मायने में देखें तो हमारे पास जो टोटल इनकम होती है, अब ये जो टोटल इनकम है, इस टोटल इनकम के हम दो पार्टीशंस कर देंगे। अब ये दो पार्टीशन का मतलब क्या हुआ, इस दो पार्टीशन का मतलब होता है दैट इज एक तरफ हमारे हाथ में आएगी नॉर्मल इनकम और एक तरफ आएगा हमारे हाथ में स्पेशल इनकम। अब नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम में फर्क है, जैसे मैंने बताया। अब मान लेते हैं कि नॉर्मल टोटल इनकम का फिगर है 5 लाख रुपए, तो डेफिनेटली अब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी, सॉरी, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रहेगी दैट इज स्पेशल इनकम। आप सबसे पहले स्पेशल इनकम को फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट ऑल टाइप ऑफ स्पेशल इनकम। अब ये स्पेशल इनकम किस में कवर्ड होती है, कवर्ड अंडर सेक्शन 110 से लेके 115I तक। फ्रेंड्स, अगर कल की क्लास में भी हमने देखा था कि भाई हमारे चार पार्टीशंस होते हैं, नॉर्मल, स्पेशल और एडिशनल, और उसके बाद स्पेशल टैक्स रिजिट। तो जो स्पेशल इनकम थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, 110 से लेके 110 से लेके 115I तक। तो ये वही सेक्शन है। आप टोटल इनकम अगर 5 लाख रुपए की है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको दोगे, स्पेशल इनकम। सबसे पहले सारी स्पेशल इनकम ढूंढ लीजिए, टोटल इनकम के अंदर ही ढूंढ लीजिए कि कौन कौन सी स्पेशल इनकम, उनको अलग निकाल दिया। सारी स्पेशल इनकम जब अलग निकल जाएगी तो वो स्पेशल इनकम अलग निकल जाने के बाद बैलेंसिंग फिगर जो होगा हमारा, वो बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या होगा, वो होगा नॉर्मल इनकम। अब मान लीजिए स्पेशल इनकम आती है, सपोज फॉर एग्जांपल जो हमने ढूंढी, तो स्पेशल इनकम का फिगर आया, सपोज मान लेते हैं 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए स्पेशल इनकम आ गया। तो बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर होगा 3 लाख रुपए, ये 3 लाख रुपए आपके लिए क्या हो जाएगा, दैट इज नॉर्मल इनकम। क्या ये बात समझ में आई? अब बताइए दिक्कत कहाँ आएगी। टोटल इनकम तो आपको आ जाती है, आपको आ चुकी है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। अब टोटल इनकम का जो फिगर हमारे सामने होगा, नॉर्मल इनकम तो हमें ढूंढनी ही नहीं है, हमें सबसे पहले फोकस किस पे करना है, स्पेशल इनकम पे। अब स्पेशल इनकम ढूंढनी पड़ेगी, और उसको ढूंढने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन सी स्पेशल इनकम। तो एक बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई, कौन कौन सी स्पेशल इनकम है, 110 से लेके सेक्शन 110 से लेके 115I तक। अगर आपके सामने कोई इनकम है और उसके पास लिखा हुआ है कि दिस इनकम बिलोंग्स टू सेक्शन सो एंड सो, सपोज लिखा है कि दिस इनकम बिलोंग्स टू सेक्शन 115C, तो उसका मतलब क्या हुआ, दैट इज स्पेशल इनकम, उसको अलग कर दो। अगर कहीं लिखा हुआ है कि दिस इनकम बिलोंग्स टू सेक्शन 112A, 112A अगेन उसी रेंज में आ रही है, स्पेशल इनकम, इसको अलग कर दो। 115 डबल बी, डबल बी किसका होता है, कैजुअल इनकम का। 112A जब हमने डिस्कस किया वो किसका है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 112 वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 111A वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ऐसी बहुत सारी स्पेशल इनकम्स हैं जो 110 से लेके 115I के अंदर आती हैं। वो जैसे से आपको पता चल रही है, दिखती जा रही है, उनको अलग करते जाओ, और फिर फाइनली वो जब अलग हो गई तो बाकी का जो बैलेंस फिगर बचेगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल इनकम। क्या ये बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? अब 110 से लेके 115I में कौन कौन सी इनकम आती है पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1B है। हमने इसके बारे में लिखा था वर्किंग नोट नंबर 1B, पर 1B के पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें नॉर्मल इनकम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पे वर्किंग नोट हमारा ये बनता है 1A। तो ये वर्किंग नोट नंबर 1A पहले सॉल्व करते हैं।
मतलब हमें ये पता चल चुका है कि स्पेशल इनकम को अलग निकल जाने के बाद जो नॉर्मल इनकम बचेगी मुझे उसके ऊपर क्या लगाना है, टैक्स लगाना है। तो नॉर्मल इनकम पे टैक्स कैसे लगेगा ये हमें वर्किंग नोट नंबर हमें 1 बताएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब वर्किंग नोट नंबर 1 पे आते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 1 क्या कहता है वो देखिए। अब वर्किंग नोट नंबर 1 में सबसे पहले 1 है क्या कह रहा है, वर्किंग नंबर 1 है। अब देखिए यहाँ पे टैक्स लगाना है आपको, नॉर्मल इनकम पे लगाना है। और नॉर्मल इनकम पे टैक्स लगने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, एनुअल फाइनेंस एक्ट में। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो जब भी नॉर्मल इनकम पे हमें टैक्स लगाना होगा हमें एनुअल फाइनेंस एक्ट में जाना है। और एनुअल फाइनेंस एक्ट आपको क्या देता है, स्लैब रेट। तो आपको वो स्लैब बताएगा कि कौन कौन से स्लैब से आपको रेट लगानी। ये बहुत ईजी टॉपिक है, जस्ट आपके लिए मैं रीड कर लेता हूँ। आप सबको पता भी होगा, सुना है आपने इसके बारे में एग्जीक्यूटिव में भी, और वैसे ही जनरल नॉलेज के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है। तो देखिए क्या लिखा है, इंडिविजुअल की बात करें, इन केस ऑफ एवरी इंडिविजुअल, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, लेकिन एज 60 इयर्स की नीचे होनी चाहिए। और दूसरा बात कि अगर सपोज कोई एसएससी जो इंडिविजुअल नहीं है पर वो एओपी बीवाई है, वो एजीपी है, वो हाउस सॉरी एचयूएफ है, तो ऐसे केस में उसको यहां पे आना होगा। मतलब अगर इंडिविजुअल है तो उसकी एज देख लो, एओपी बीवाई है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, एचयूएफ है, तो उसकी एज देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब उनकी टैक्स कैलकुलेशन करने का तरीका यहाँ पे होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे जब हम टैक्स रेट्स देखेंगे तो जो 60 इयर्स के बिलो है तो उनमें 2.5 लाख का स्लैब बना हुआ है। तो जो स्टार्टिंग का 2.5 लाख है वो तो एग्जम्प्ट है, मतलब बेसिकली उसके ऊपर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्लैब होगा वो 2.5 लाख से 5 लाख तक का, तो उसमें आपको 5% की रेट लगानी है। फिर अगला जो स्लैब होगा 5 लाख से 10 लाख का, उसके ऊपर आपको 20% की स्लैब रेट लगानी है। और फिर जो 10 लाख से एक्सीड करेगी इनकम उसके ऊपर आपको 30% का स्लैब रेट लगाना है। अब इसको शॉर्टकट तरीका ये है कि अगर मान लीजिए अगर किसी पर्सन की इनकम 5 लाख से ऊपर है, तो मतलब आप 5 लाख से ऊपर है, मतलब कहने का मतलब आप 5 से 10 के स्लैब में अगर आ रहे हैं, 5 to 10 के बीच में आ रहे हैं, 5 से तो ऊपर है पर 10 से कम है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आपको डायरेक्ट 12,500 तो लेना ही है। क्यों 12,500, क्योंकि 5 लाख तक की इनकम पे 12,500 का टैक्स लगेगा। अब जो 5 लाख से ऊपर का पोर्शन है, सपोज जैसे इनकम 7 लाख की है, तो अब इनकम 7 लाख की मतलब ये तो बात हो गई कि 5 लाख से ऊपर और 10 लाख से कम। तो 5 लाख से ऊपर है तो ऐसे केस में आप 12,500 तो ले ही लीजिए, और बाकी का जो 2 लाख एक्स्ट्रा है उसके ऊपर आप डायरेक्टली 20% की रेट लगा दीजिए। तो ये भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। या जो भी तरीका आप अपने अब तक यूज करते आ रहे हो वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये तो जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। और अगर मान लीजिए किसी की इनकम डायरेक्ट 10 लाख से ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल 11 लाख है, तो 11 लाख है तो अब क्या करना है, 10 लाख तक का तो टैक्स पहले से कैलकुलेटेड है और 1 लाख के फिगर को अलग कर दीजिए। 10 लाख तक की इनकम पे टैक्स कितना आएगा, 1,12,500, और 1 लाख की इनकम के ऊपर आप 30% 30,000 टैक्स और निकाल लीजिए। खैर, तो अब बात करते हैं उन पर्सन की, उन इंडिविजुअल्स की जिनकी एज 60 से ऊपर है। और जैसे मतलब 60 या 60 से ऊपर है, मतलब 60 क्रॉस करते ही अब उनको यहाँ पे मतलब 59 पॉइंट समथिंग तक आप मान लीजिए, मतलब कहने का मतलब अगर प्रीवियस ईयर में उसकी बर्थ डेट आ जाती है जहाँ पे वो 60 इयर्स का हो रहा है, तो ऐसे केस में अब वो सीनियर सिटीजन में काउंट होगा और उसके ऊपर टैक्स रेट लगेंगी शुरू के 3 लाख रुपए तक नील, 3 लाख से 5 लाख पे 5%, और 5 लाख से 10 लाख पे 20%, और अगेन वही 10 लाख से ऊपर 30%। यहाँ पे भी शॉर्टकट तरीका हुई कि आपकी इनकम अगर 5 लाख से ऊपर है तो फिगर जाएगा 10,000 रुपए, और अगर 10 लाख से ऊपर तो फिगर जाएगा 1,10,000 रुपए। आप ये फिगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी में आती है सुपर सीनियर सिटीजन, मतलब जिनकी एज 60 या 60 से ज्यादा है, 60 या 60 ज्यादा, लेकिन 79 तक ही है, वो 80 को क्रॉस नहीं कर रही है, 80 में नहीं आ रही है। तो 80 से बिलो, 80 से बिलो पर 60 या अबाव की बात करें तो वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं। ऊपर वाली सेकंड कैटेगरी की बात करें। थर्ड कैटेगरी में आने के लिए उन एसएससी की बात करेंगे जो बेसिकली आएंगे 80 या अबव। तो हमारे पास 3 कैटेगरी हो गई, 0 से लेके मैं कहता हूं 59, सेकंड कैटेगरी होगी 60 से लेके 79, और थर्ड कैटेगरी में 80 एंड अबव। तो 80 एंड अबव की जब बात करते हैं तो यहाँ पे 5 लाख तक की इनकम पे नील, 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे 20%, और 10 लाख की इनकम पे 10 लाख से एक्सीड करते हुए 30%। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, पहले केस में क्या था, 5%, 20%, 30%, 0, 5, 20, 30। अब यहाँ पे 0 जो है उसके बाद सीधा क्या है फ्रेंड्स, सीधा 20% है और फिर 30%, यानी जो 5% वाला स्लैब था
वो 5% वाला सर 5 लाख तक, 3 लाख से 5 लाख या 2.5 लाख से 5 लाख वो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी दोनों स्लैब 0 से लेके 2.5 बोलो या 0 से लेके 3 और उसके बाद फिर 3 से लेके 5 या 2.5 से लेके 5 दोनों मर्ज हो गए और डायरेक्ट 5 लाख तक की इनकम जीरो पे कवर कर दी गई। पर फ्रेंड्स जो इंटरेस्टिंग चीज इन दोनों में है, किसमें, सीनियर और सुपर सीनियर में, वो क्या है, रेसिडेंट वर्ड। फ्रेंड ये वर्ड अक्सर स्टूडेंट इग्नोर कर जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना कि इन दोनों के लिए रेसिडेंट होना जरूरी है। अगर इंडिविजुअल 60 या उसके ऊपर है पर वो नॉन रेसिडेंट है तो उसके ऊपर टैक्स रेट वही लगेगी जो एक जनरली मतलब 60 से कम वाले एज वालों की लगती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन का जो एग्जाम्शन का बेनिफिट है, एक्स्ट्रा एग्जाम्शन का बेनिफिट, वो सिर्फ तब मिलेगा जब आप रेसिडेंट होंगे तब। चलिए फ्रेंड्स, अब मूव करते हैं, जब हमें पता चल गया इंडिविजुअल के बारे में, एओपीबीवाई के बारे में, एचएफ के बारे में, हमें आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के बारे में, अब हम बात करते हैं अदर एसएससी के बारे में, दैट इज टैक्स रेट अदर एसएससी की क्या होगी। तो डोमेस्टिक कंपनी, अब देखिए डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी ये दो तरह की कंपनी होती है, पर डोमेस्टिक कंपनी में खास पॉइंट आता है कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी जिनका टर्नओवर 400 करोड़ को एक्सीड नहीं करता इन प्रीवियस ईयर 17-18, फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर 17-18, यस, अभी हमारा फाइनेंस एक्ट कौन सा चल रहा है, हमारा फाइनेंस एक्ट चल रहा है 19, यानी हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा हो रहा है 1920। हम 1920 में खड़े हैं, प्रीवियस ईयर 1920 में, लेकिन हमें प्रीवियस ईयर कौन सा देखना है 17-18 देखना है। तो हम 17-18 देखेंगे, 17-18 में क्या टर्नओवर 400 करोड़ को एक्सीड कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ऐसे डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर रेट लग जाएगी 25%। लेकिन अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है जिनका प्रीवियस ईयर 17-18 में टर्नओवर अगर 400 करोड़ को एक्सीड कर जाता है तो फिर 25% की रेट नहीं लगेगी, फिर तो ऑर्डिनरी जो 30% की रेट लगती थी वही रेट लगेगी। आप लोग ने जब पढ़ा था तब आपके दिमाग में बस यही था, उस समय यही सीखा, क्योंकि उसमें प्रोविजन यही था कि डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर 30%, फॉरेन कंपनी के ऊपर 40%, डोमेस्टिक कंपनी पे 30, फॉरेन कंपनी पे 40%, तो 30-40 ये दो रेट लगती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, डोमेस्टिक कंपनी के दो बाइफिकेशन हो चुके हैं। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी जिसका प्रीवियस ईयर 17-18 में 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो उनके ऊपर 25%, अगर 400 करोड़ से ज्यादा है 17-18 में तो 30%। बाकी फॉरेन कंपनी के ऊपर तो 40% की रेट आज भी है, तो 25%, 30% की रेट वहां और फॉरेन कंपनी पे 40%। अब फर्म और एलएलपी की बात करें, फर्म और एलएलपी के ऊपर भी रेट लगेगी वो 30%, लोकल अथॉरिटी की पे जो रेट लगेगी वो है 30%। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कहा है कि जो भी तुम्हारी इनकम है उसका फर्स्ट 10,000 एग्जम्प्ट नहीं है, फर्स्ट 10,000 पे 10% की रेट है। इंडिविजुअल को तो एग्जम्पशन मिलती है 0% शुरू के 2.5 लाख पे, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए शुरू के 10,000 पे 10%, नेक्स्ट 10,000 पे 20% और बैलेंस फिगर पे 30%। तो ये सभी तरह के एसएससी की रेट्स यहाँ पे कवर हो गई, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, फर्म हो, एपीबीआई हो, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनीज, सबकी रेट्स हमने यहाँ पे एक बार कवर कर ली। तो हमें नॉर्मल इनकम पे टैक्स निकालना तो आ चुका है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं हमारे वर्किंग नोट नंबर 1B की तरफ, यानी स्पेशल इनकम पे टैक्स रेट कैसे लगेगी। अब ये स्पेशल इनकम की टैक्स रेट समझने के लिए आपको ये टेबल देखनी पड़ेगी। ये टेबल जो है ये बेसिकली अभी रिसेंट जो फाइनेंस एक्ट 19 में जो अमेंडमेंट है उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए बनाई। फ्रेंड्स जैसे मैं बता दूं आपको 110 से लेके 115 आई तक के सेक्शंस हमारे यहाँ पे कवर होते हैं जो कि स्पेशल इनकम्स में आते हैं। अब फ्रेंड्स मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको कि देखिए इसके अंदर सेक्शंस बहुत सारे हैं और हमें असेसमेंट ऑफ कंपनी भी पढ़ना बाकी है, असेसमेंट ऑफ फर्म पढ़ना बाकी है, असेसमेंट ऑफ एनआर भी पढ़ना बाकी है। आप जानते हैं इनमें हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, इनमें अगेन हमें 115 वाली सीरीज ही पढ़ने को मिलेगी, स्पेशल इनकम से जुड़ी हुई सीरीज ही पढ़ने को मिलेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर हम स्पेशल इनकम कवर कर रहे हैं, लेकिन वो स्पेशल इनकम जो एक बेसिक है, जो एक्स्ट्रा स्पेशल इनकम्स है वो हमारे आने वाले चैप्टर यानी असेसमेंट ऑफ फर्म, असेसमेंट ऑफ कंपनीज, असेसमेंट ऑफ एनआर, उसमें ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी। तो स्पेशल इनकम तो बहुत सारी है, लेकिन कुछ स्पेशल इनकम यहाँ पे आ रही है और बाकी की स्पेशल इनकम हमारे आने वाले चैप्टर्स में कवर होगी। अब 110 जो है 110 वो हम कवर करेंगे जब हम रिबेट पढ़ेंगे 86 का, क्योंकि 86 और 110 ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है। तो 110 पहला सेक्शन जो हमारा होता है स्पेशल इनकम का वो जा रहा है सीधा 86 की रिबेट के साथ। अब 110 के बाद आता है 111 ए। 111 ए ये हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर है।
इसके बारे में आपने कैपिटल गेन चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा जब एग्जीक्यूटिव में थे। वो ये है कि जब भी कोई असेसी अगर कोई सिक्योरिटीज बेचता है और वो लिस्टेड सिक्योरिटी है और उन सिक्योरिटी पे उसने एसटीटी पे कर रखा है तो उसके ऊपर जो रेट लगेगी दैट विल बी 15%। तो अगेन कोई एसएसी है, उसने कोई सिक्योरिटी बेची है, सिक्योरिटी लिस्टेड सिक्योरिटी और उसने उसके ऊपर एसटीटी पे किया है और वो गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उसके ऊपर रेट लगेगी 15%। फिर बात करते हैं 112 की। फ्रेंड्स अभी अगर 112 की बात करें तो 112 और 112A ये दो नए सेक्शंस हैं। 112 तो जो पहले था वो तो आज भी है, लेकिन 112A नया इनकॉर्पोरेट हो गया। तो जब भी मैं 112 सेक्शन की बात कर रहा हूँ, 112 की बात कर रहा हूँ, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 112 के अंदर 112 में जब भी हम कोई इनकम को कवर करते हैं तो एक्सक्लूडिंग दोज इनकम विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 112A, ये बात आप अपने दिमाग में रखना, क्योंकि 112 एक जनरल ब्रॉड सेक्शन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। सभी तरह के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में कवर होते हैं। लेकिन अगर कोई इनकम जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है लेकिन वो 112A में आ रही है तो डेफिनेटली वो 112 के अंदर कवर नहीं होगी। तो 112A में आने के बाद फिर आप 112 में नहीं जा सकते। तो 112 इज जनरल, 112 इज वेरी स्पेसिफिक। तो फ्रेंड्स 112 में लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कवर्ड अंडर सेक्शन 112A, उसको छोड़ दे तो बाकी जो लॉन्ग टर्म गेन है उसके ऊपर टैक्स रेट क्या लगेगी 20%। चलिए फ्रेंड्स अब और आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसके अंदर और डिटेल में कैपिटल गेन चैप्टर्स में आता है टैक्स रेट के बारे में, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब दूसरा पॉइंट इस समय हम जो देख रहे हैं वो है दैट इज 112A। अब ये 112A क्या है? देखिए फ्रेंड्स 112A एप्लीकेबल करने के लिए यहाँ पे कुछ ब्रीफ कंडीशंस लिखी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब ये ब्रीफ कंडीशंस क्या है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी या फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस ट्रस्ट एक एंटिटी है जिसकी यूनिट्स होती हैं और आपने वो यूनिट्स बेची है, आपने इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट्स बेची है या फिर आपने किसी कंपनी के शेयर्स बेचे, इक्विटी शेयर्स बेचे। तो ये तीन बातें ध्यान रखनी। फिर उसके आगे कंडीशन ये है कि भाई ये जो असेट्स है ये आपके हाथ में क्या होनी चाहिए एज अ कैपिटल असेट। ये असेट आपके हाथ में कैपिटल असेट्स होनी चाहिए, ना कि स्टॉक इन ट्रेड। आपने इक्विटी शेयर लिया किसी कंपनी का, आपने यूनिट्स लिए इक्विटी ओरिएंटेड फंड की या बिजनेस ट्रस्ट की, तो ये सब आपके लिए कैपिटल असेट होनी चाहिए, नॉट ए स्टॉक इन ट्रेड होनी चाहिए। ये आपके लिए कैपिटल असेट है, ये पहली कंडीशन। अब आप जब इक्विटी शेयर खरीद रहे थे तो खरीदते समय और जब आपने इसको बेचा बेचते समय, दोनों समय पे आपने इसके ऊपर एसटीटी पे करी है, ये भी कंडीशन होनी चाहिए। तो इक्विटी शेयर के केस में कहता है बोथ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड ट्रांसफर आपको क्या पे करना है, आपको टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ एसटीटी, आपको एसटीटी पेमेंट करना जरूरी है। तो असेसी हैड पेड एसटीटी बोथ एट द टाइम ऑफ परचेज एज वेल एज द टाइम ऑफ ट्रांसफर। लेकिन जब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या बिजनेस ट्रस्ट की, तो ये सिर्फ आपको बेचते समय पे करना है, खरीदते समय नहीं। आपने खरीदते समय नहीं पे किया कोई बात नहीं, बेचते समय आपको जरूर एसटीटी पे करना है। तो क्या ये कंडीशन पूरी हो रही है? अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो आप ऐसी इक्विटीज या ऐसे यूनिट्स को जब बेचेंगे तो बेचते वक्त जो भी गेन कैलकुलेट होगा उस गेन में से आप 1 लाख रुपए माइनस कर दीजिए और बचे हुए गेन के ऊपर आपको 10% के रेट से टैक्स देना है। तो फ्रेंड्स देखिए, वॉट एवर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यू आर कैलकुलेटिंग फॉर दिस सिक्योरिटीज, आपको उसमें से 1 लाख माइनस करना है, बैलेंस फिगर पे आपको 10% की रेट लगानी है। ये कहता है 112A। 112A टैक्स रेट के ऊपर है। फ्रेंड्स दो बातों को समझना, सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना, ये अलग बात है। दूसरा उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगाना, ये दूसरी बात है। दोनों एक नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना ये आपको कैपिटल गेन चैप्टर सिखाएगा कि इसकी कॉस्ट क्या लेनी है, इसकी सेलिंग प्राइस एफईसी क्या लेनी है, इस पे इंडेक्सेशन लेना है कि नहीं लेना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब कुछ आपको कैपिटल गेन सिखाएगा, हाउ टू कंप्यूट गेन और हाउ टू कंप्यूट लॉस। बट व्हाट विल बी द टैक्स रेट ऑन दिस गेन और लॉस, वो आपको कौन बताएगा? 112 या 112A या 111A, जो भी कैपिटल गेन के रिलेवेंट सेक्शंस हैं वो बताएंगे। तो 112A कहता है कि अगर आपके हाथ में कोई सिक्योरिटीज थी जिन्होंने अभी भी जो हमने कंडीशन बोली अगर वो कंडीशन फुलफिल कर दी है तो अब आप उनके ऊपर 112A लगा सकते हैं। अब 112A जब लगाने जाएंगे तो 112A क्या कहेगा पता है? कि आपने हमारी कंडीशन पूरी कर ली, बहुत अच्छी बात है, अब आप एक काम करो, आपका गेन कितना है जरा मुझे बताओ। तो गेन तो आपने कैपिटल गेन में कैलकुलेट कर रखा होगा, तो गेन कितना है? बोले 4 लाख का, बोले उसमें से 1 लाख माइनस कर दो।
अब बचा कितना 3 लाख, बोले 3 लाख पे 10% लगा दो। ऐसा 112A कहता है। तो 112A की दो बातें ही इंपॉर्टेंट है, पहला उसकी एप्लीकेबिलिटी और दूसरा उसकी टैक्स रेट 10% आफ्टर गिविंग एग्जम्पशन ऑफ 1 लाख रुपीज। तो ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। तो एप्लीकेबिलिटी तो ठीक है कि किसके ऊपर होगी कि असेट, यहाँ पे आपके पास असेट्स इनमें से एक होनी चाहिए, इक्विटी शेयर ऑफ ए कंपनी या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट्स ऑफ बिजनेस। दूसरी कंडीशन कि आपने खरीदते समय या बेचते समय दोनों समय आपने एसटीटी पे करी थी फॉर इक्विटी शेयर, जबकि यूनिट्स या बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स के रिस्पेक्ट में सिर्फ बेचते समय। ये कंडीशन पूरी कर ली, ठीक है, अब आपके ऊपर 112A एप्लीकेबल हो जाता है। अब वो जब भी एप्लीकेबल होगा, आप गेन जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है कैपिटल चैप्टर उसमें से 1 लाख माइनस करना और माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उस पर 10% की रेट दे देना। तो ये था 112A। ये दोनों ही सेक्शन कैपिटल गेन्स के सेक्शन के 111A भी वहां का है और 111A और 112A भी वहां का है। अब बात करते हैं 115BB। ये भी देखो, आप देख रहे होंगे ये वही सेक्शन अभी मैं उठा रहा हूं जो ऑलरेडी हमारे एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। 115BB जिसका नाम है कैजुअल इनकम, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, आपके कार्ड गेम्स, आपका एनी अदर सॉर्ट ऑफ गेम्स, गैम्बलिंग, बैटिंग एक्सेट्रा। इसके ऊपर टैक्स रेट लगेगा 30% की रेट से। तो जब भी ये इनकम दिखाई दे उसको अलग निकाल दो, बाकी जो बचा हुआ है उसके ऊपर आप 30% की रेट लगा दो। सॉरी, मतलब ये जो भी इनकम आप जब देखोगे इसके ऊपर आपको 30% की रेट लगानी। फिर बात करते हैं हम लोग 115BBE की। वैसे तो ये भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, आपने जरूर पढ़ा होगा, पर नहीं पढ़ा तो आप सुन लीजिए अब यहाँ पे। अनडिस्क्लोज इनकम, कुछ इनकम ऐसी होती है जो एसएससी डिस्क्लोज नहीं करता। तो जो अनडिस्क्लोज इनकम होती है उन अनडिस्क्लोज इनकम के ऊपर टैक्स रेट लगेगी 60% के हिसाब से। अब ये अनडिस्क्लोज इनकम हमारे सीएस प्रोफेशनल का पार्ट है जिसका नाम है टैक्सेशन ऑन स्पेशल ट्रांजेक्शन। कल मैंने बताया थे 12 चैप्टर के नाम, तो उसमें एक चैप्टर ये भी था टैक्सेशन ऑन स्पेशल ट्रांजेक्शन। तो स्पेशल ट्रांजेक्शन के अंदर हमें ये सारी इनकम्स पढ़नी मिलेगी, 68, 69A, 69, 69A, B, C, D, ये सारे सेक्शंस इसमें कवर होंगे। तो 60% इस पे टैक्स रेट लगती है। खैर इसमें पेनल्टीज वगैरह भी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे इसकी चैप्टर के अंदर, ये चीज। फिर आता है 115BBDA। फ्रेंड्स अगर आपको याद हो हमने फेस टू फेस क्लास में इसके बारे में जिक्र किया था, और अगर भूल गए हैं तो वापस रिकॉल करा दूं। 115BBDA ये किससे मैच करता है, किससे जुड़ा हुआ है? अगर एक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड देती है तो डिविडेंड जनरली शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने उसके ऊपर सीडीटी यानी डीडीटी पे कर रखी है। पर फ्रेंड्स अब ये प्रोविजन बदल चुके हैं। अब अगर कोई शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड मिलता है तो वो डिविडेंड टैक्सेबल हो सकता है। अगर कब? तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर डोमेस्टिक कंपनी ने उस शेयर होल्डर को जब डिविडेंड दिया तो डिविडेंड का अमाउंट अगर 10 लाख से ऊपर है, किसके हाथ में? शेयर होल्डर के हाथ में। तो शेयर होल्डर को अगर साल भर में एग्रीगेट करके 10 लाख से ज्यादा का डिविडेंड अगर मिलता है तो जितना भी 10 लाख से ऊपर का डिविडेंड मिला है उस डिविडेंड के ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा ऐसा स्पेशल रेट की तरह, और उसके ऊपर रेट लगेगी 10% की रेट। तो 10% की रेट से उसको टैक्स देना है, दैट इज डिविडेंड के ऊपर। 10 लाख तक डिविडेंड है साल भर में तो कोई टैक्स नहीं, लेकिन जैसे 10 लाख से ऊपर हो जाएगा, सपोज 11 लाख हो गया, तो 1 लाख रुपए के ऊपर उसको 10% रेट से टैक्स देना होगा। हालांकि ये प्रोविजंस किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है वो इसमें भी लिखा, बता दूं आपको मैं आपको कि income by way of aggregate dividend in excess of rupees 10 lakh shall be chargeable to tax in the hands of person resident in India। तो जो पर्सन रेसिडेंट होगा उसके हाथ में, एनआर के हाथ में नहीं, क्योंकि अब उसके पीछे भी रीजन है जब हम पढ़ेंगे आगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कह रहा है कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अब लिखा है अदर देन, किसको छोड़ के? डोमेस्टिक कंपनी को छोड़ के। मतलब एक डोमेस्टिक कंपनी ने दूसरे डोमेस्टिक कंपनी को अगर डिविडेंड दिया है, भले वो 10 लाख से ऊपर दिया है, टैक्स नहीं लगेगा। एक डोमेस्टिक कंपनी ने किसको डिविडेंड दिया? फंड और इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट और एनी यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशन उनको दिया है तो भी उनके ऊपर ये 10% का टैक्स नहीं लगेगा। और तीसरा, किसी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन को दिया है तो भी उनके ऊपर ये डिविडेंड टैक्स नहीं लगेगा 10% का। फिर 115BBF ये बेसिकली होता है रॉयल्टी के ऊपर, रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट डेवलप्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया। जब आप कोई पेटेंट बनाते हैं और पेटेंट को इंडिया में रजिस्टर्ड करते हैं और रजिस्टर्ड करने के बाद जब आप किसी को यूज करने के लिए देते हैं तो सामने वाला पर्सन आपको क्या देगा? रॉयल्टी। तो ऐसी रॉयल्टी 115BBF में कवर होती है जिसके ऊपर टैक्स रेट लगेगा 10% की रेट से। और 115BBG इनकम फ्रॉम ट्रांसफर या ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट, ये कार्बन क्रेडिट भी बेच सकते हैं, उसके ऊपर टैक्स रेट लगती है 10%। फ्रेंड्स ये जो आप सेक्शंस देख रहे हैं ना, तो ये स्पेशल इनकम के सीरीज के सेक्शंस हैं। जैसे मैंने कहा ना कि हमारे पास आगे के चैप्टर्स भी बहुत सारे हैं जिनमें एक एक करके हम सारी चीज देखेंगे।
तो फ्रेंड्स इन सारे सेक्शंस को समझने के लिए आपको फिलहाल अभी बस इतना ध्यान रखना है कि सेक्शन नंबर 111A, 112 और 112A और 115 डबल बी, 115 डबल बी ई, जो अभी यहां तक आपने देखा, डबल बी डी ए ये आगे आ जाएगा, डबल बी एफ आगे आएगा, डबल बी जी ये भी आगे आएगा। आपको बस ये जो सेक्शंस अभी हमने देखे हैं इसको ध्यान देना है कि ये हम इधर ही पढ़ रहे हैं, इसके आगे हम शायद इसको कवर नहीं करें। क्यों? क्योंकि ये सारे सेक्शन एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे लेके इसको हम एंड करें, क्योंकि 111 में ज्यादा कुछ है ही नहीं डिस्कस करने जैसा। इतना ही पोर्शन है कि अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, अगर किसी इक्विटी शेयर्स को बेच के या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड को बेच के और आपने उसको प्रेस्टिटी पे करी है, तो उसके ऊपर आपको 15% की रेट लगाए। 112 जनरल सेक्शन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो इसमें हम क्या करेंगे, वो सारी सिक्योरिटी हटा देंगे जो 112A में आती है। उसको हटाने के बाद जो बचेगा उन गेन के ऊपर आपको 20% के रेट से टैक्स लगाना। लेकिन जो अगर 112A में आता है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 10%, लेकिन उसमें शर्त इतनी सी है कि आपको 1 लाख का एग्जम्पशन देना है, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर आपको 10% की रेट से टैक्स देना है। तो आई होप 111A, 112, 112A में आपको दिक्कत होगी नहीं। फिर रही बात आपको 115 डबल बी कैजुअल इनकम, ये भी क्लियर है। 115 डबल बी ई अनडिस्क्लोज इनकम, ये अगेन एक सेपरेट चैप्टर में आ ही जाएगा, वैसे दिक्कत नहीं है। तो मोटा मोटी जो जनरल सेक्शन थे स्पेशल के, वो हमने आपके सामने डिस्कस कर ली। अब मैं बता दूं, ये क्योंकि जो हमारा चैप्टर है ये बेसिकली एक एडिशनल हमने बना दिया है ओवरव्यू के लिए। क्योंकि देखो वैसे अगर आप मॉडल से कंपेयर करेंगे, आपके पास मॉडल आ चुके होंगे और नहीं आप ऑनलाइन भी देखते होंगे, तो आप देखना सबसे पहला चैप्टर ही आएगा टैक्सेशन ऑन कंपनीज। अगर हम टैक्स की अगर बात करें तो सीधा अगर मैं आपको टैक्सेशन ऑन कंपनी निकाल के अगर सिखाना बैठ जाता तो मुझे पता है कि आप सॉल्व नहीं कर पाते। और उसी सब वजह से हमने कल का लेक्चर और पहले के जो 7 दिन हमने जो पढ़े वो और आज जो हमने देखा, ये सब एक एक्स्ट्रा है सिर्फ आपके नॉलेज के लिए कि आखिर टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी का टेबल कैसे बनेगा, शुरुआत कैसे होगी, टोटल इनकम के 2 बाइफर्केशन कैसे होंगे, नॉर्मल इनकम क्या है, स्पेशल इनकम क्या है। तो जो जनरल स्पेशल इनकम्स हैं जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव में आ चुकी है वो पैनल में नहीं आएगी, शायद जनरली नहीं आए, तो ऐसे केस में उसका ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, हर एक टॉपिक कवर होगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। और जैसे हम जब आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो भी हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी हमने सिर्फ 2 चीज करी है आपके सामने, वो क्या है, हमने नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम को सेग्रीगेट करना सीख लिया है। अब इसके बाद हम जो टॉपिक है वो हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे। तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो क्या रहेगा, वर्किंग नोट नंबर 1A 1B तो हो चुका है, तो वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 किसका है, वो है दैट इज एग्रीकल्चर इनकम, यानी इंटीग्रेटेड स्कीम के बारे में। तो आज का लेक्चर मेरे ख्याल से इतना बहुत है, क्योंकि इसको आप पूरा समझिए और उसके बाद आप मुझे कमेंट या अपने चैट बॉक्स में अपने ऐप के अंदर या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाल दीजिए। कल का भी फीडबैक आप लोग ने मुझे नहीं दिया है, तो ये एक प्रॉब्लम है। प्लीज गिव मी योर फीडबैक, आपका जो भी फीडबैक है आप जरूर मुझे दीजिए और मुझे बताइए कि आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो एक थंब दिखा के भी चल जाएगा। अगर टाइपिंग में दिक्कत हो रही है तो एटलीस्ट ये पता चलेगा कि यू आर गेटिंग टू मी, बिकॉज फेस टू फेस और लाइव में यही दिक्कत है, सामने स्टूडेंट्स नहीं है, तो आई हैव टू प्रिज्यूम दैट यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो प्लीज फ्रेंड्स आज जरूर फीडबैक देना, कल का और आज का मिला के दे देना, जो भी फीडबैक आपको ठीक लगे, और चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे या फिर हमारे चैट बॉक्स में हमारे ऐप के अंदर। और जैसे मैंने कहा था, क्योंकि इंटीग्रेटेड स्कीम जो एग्रीकल्चर इनकम और जो रिबेट वाला पोर्शन है और सरचार्ज वाला भी है, ये कल की क्लास में मैं पढ़ाने के बाद मैं सोच रहा हूँ कल ही मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। तो आज जो मैंने कहा था असाइनमेंट में आपको दूंगा, वो असाइनमेंट मैं आज नहीं दे रहा हूँ, मैं कल की क्लास हो जाने के बाद दूंगा, ताकि परसों की क्लास में हम उसको कवर करके और बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास को यही पे एंड करते हैं। थैंक यू।